अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो तो ये है कि परवेज़ खटक साहब ने बाकायदा अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का नाम होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और उनका क्लेम यह है कि 57 लोग उनके साथ शामिल हैं, लेकिन कुछ एमपीज ने ट्वीट करके कहा है कि हमारा नाम गलत तरीके से शामिल किया जा रहा है, हमने अभी तक परवेज़ खटक साहब को ज्वाइन नहीं किया। यह केपी की डेवलपमेंट है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की पूरी सियासत पर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि पीटीआई के लोग अब देखना यह है कि किस तरफ जाएंगे। परवेज़ खटक साहब ने तो एक नेशनल लेवल पे पार्टी लॉन्च की है, लेकिन जो असर ज्यादा जो उनका जोर होगा वो शायद केपी में होगा और 57 नंबर, और वो भी अगर इलेक्टेबल्स उनके पास ज्यादा होते हैं तो वो एक इस वक्त अपना वजन रखेंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किसके साथ जो है वो अपना जो है ज्वाइन करते हैं, किसको और किस तरह चीजों को लेकर चलते हैं। और इसके साथ साथ आज पहला इजलास भी हुआ कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और उसमें हमने देखा कि जमात इस्लामी के लोगों ने काफी हंगामा आराई की और मुर्तजा वहाब साहब ने बड़ी कोशिश की मामलात को संभालने की, लेकिन हाथापाई तक मामलात चले गए। पहला इजलास था और ये इस तरफ चल पड़े हैं। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की और उसमें सबसे अहम बात जो है वो यही थी कि मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की मुकम्मल तौर पर मावनत की जाएगी, और जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी। ज़राअत के शोबे पर, मादनियात के शोबे पर किस तरह जो है फौज वो हुकूमत की मावनत करेगी, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं एहसान मज़ारी साहब, सीनियर मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और बहुत ज़्यादा नज़रों में रहे पिछले दिनों, और वो आपको मालूम है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर और स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मज़ारी साहब। एहसान मज़ारी साहब, पहले तो आपसे ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सियासत से ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर नज़र रखती है, और पीछे जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा सवाल है वो एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान एशिया कप के लिए, मतलब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है एशिया कप में, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अब चीज़ें सेटल हो गई हैं, क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो नए चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कुछ मीटिंग्स करके आए हैं। तो क्या थोड़ा सा अपडेट करें ना, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी अहम है, और एशिया कप और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Zamir, for inviting me on your show. Your first ever show on 92. Thank you. देखें जी, उसकी जो है अभी आज ही पहुँचे मेरा ज़का साहब आए हैं वापस सारी मीटिंग्स अटेंड करके। इनकी डर्बन में साउथ अफ्रीका में मीटिंग्स थी आईसीसी की, दैन फिर एससी की मीटिंग दुबई में थी, वो भी अटेंड की है। तो मैंने भी तो उनसे ब्रीफिंग नहीं ली, लेकिन पीएम साहब ने कमेटी तश्कील कर दी थी, 14 मेंबर कमेटी हेडेड बाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उसको हेड कर रहे हैं, और उसमें और भी काफ़ी मेंबर्स हैं जो कमेटी के। उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। उसमें पीएम साहब ने यही विद वन लाइन एजेंडा कि आप अपनी रिकमेंडेशन बताएं, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को भेजना चाहिए कि नहीं भेजे वर्ल्ड कप में, या हाइब्रिड मॉडल में खेलना चाहिए। मैंने तो पहले दिन से कहा हुआ है, और अपनी राय भी मैंने कहा, मेरी पर्सनल जो मेरी राय है, अगर इंडिया यहाँ नहीं आता है एंड विच दे आर नॉट कमिंग, आई थिंक दे आर गोइंग फॉर हाइब्रिड मॉडल, दे आर गोइंग टू प्ले इन श्रीलंका, तो पाकिस्तान को भी इंडिया में नहीं जाना चाहिए खेलने के लिए वर्ल्ड कप। वो भी कहेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इंडिया हमेशा एक ही बहाना मारता है, सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में। आप माशाल्लाह इधर हर चीज़ सेफ एंड साउंड है। इंडिया की टीम, इंग्लैंड की टीम आगे खेल गई है, न्यूजीलैंड की टीम आगे खेल के गई है, बांग्लादेश आई है, श्रीलंकन आई है, सब इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास टीम्स आगे यहाँ खेल गई हैं। बट इंडिया एक हमेशा बहाना बनाता है कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाता है, और दे आर नॉट विलिंग टू कम। तो एहसान, मुझे जो याद पड़ रहा है, कुछ रिसेंट टाइम्स में आपने कुछ इंडियन टीम्स होस्ट की थी, वो क्यों आ गए थे फिर, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके? जी बेसबॉल टीम आई थी, यहाँ खेल गई है इस्लामाबाद, नेशनल टीम, एंड इट वाज अ ह्यूज कंटिंजेंट, तकरीबन 30 बंदे से ज़्यादा था उनका कंटिंजेंट।
फिर बीफे में चैम्पियनशिप होल्ड थी लाहौर में, उधर भी मैं आई वाज देयर एज अ चीफ गेस्ट, वही 50 से ज़्यादा लोग आए थे, दे वर देयर फॉर अबाउट 10 डेज इन लाहौर। एंड अभी रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल टीम गई हुई थी वहाँ। और स्पोर्ट्स हमारी होती रहती है इनके साथ, खाली क्रिकेट को इंडिया जो है पोलिटिसाइज़ करता है और उसका एक बहाना बनाता है, बाकी स्पोर्ट्स जो मर्जी हो उस पर उनको एतराज़ नहीं है, अगर क्रिकेट पे उनको एतराज़ है। इसकी कोई इकोनॉमिक बेनिफिशरी बनता है पाकिस्तान, इसलिए वो ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जाहिर बात है, BCCI इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, बल्कि नॉट वन ऑफ द, है ही सबसे रिचेस्ट बोर्ड BCCI है। और हमेशा वो जो है RSS जो इनकी है, उनकी जो उधर हैं उनके अंडर प्रेशर में आता है कि भाई आप टीम क्यों भेज रहे हैं। आपको पता है इनकी BCCI के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया था, और हमें अपने सिक्योरिटी कंसर्न है, वो तो अभी से बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर आई वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम उनका घेराव जलाव करेंगे। तो फिर इसका मतलब तो है कि इंडियन जो है वो ग्राउंड हमारे लिए डेंजरस है। पाकिस्तान तो डेंजरस नहीं हो सकता इंडिया के लिए, हमारी तरफ से किसी ने कोई आवाज़ लगाई? हमारी तरफ से किसी ने कोई आवाज़ लगाई, और जो है हम चाहते हैं कि अगर उनके अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो हमें अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी कंसर्न पहले हमें अटमोस्ट में उनकी कंसर्न्स हैं। एंड जो है मैंने तो ज़का साहब को भी कहा था कि आप उधर ICC की मीटिंग में इस तरह इसको रेज़ करें, एंड आई होप उन्हें रेज़ किया होगा उधर इस पर। अभी कमेटी जो है जो PM साहब ने बनाई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वही फैसला करेगी, अपने रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, and then PM साहब is the boss to make the decision. But एहसान मज़ारी has given his statement कि जी अगर वो नहीं आ रहे तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना। This is my personal view. बाकी ठीक है, बाकी हर कोई अपनी राय देगा, सही है। मैं तो अपनी कमेटी में बिल्कुल वाज़ेह यही राय दूंगा। बिल्कुल सही है। आप बहुत नज़रों में रहे, अब आपने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन नटशेल PMLN थोड़ी सी नाराज़ भी रही पिछले कुछ दिनों में। ज़का अशरफ वाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते रहे हैं। ज़का अशरफ साहब ने पहले भी PCB को हेड किया हुआ है और बड़े अच्छे उनके क्रेडेंशियल्स रहे हैं। अभी आपके होप्स उनसे कितनी हैं, क्या है मतलब ये अभी एशिया कप के लिए भी वो तैयारी कैसी है? क्योंकि मेरे ख्याल में पहले 4 मैचेस यहाँ पाकिस्तान में हो रहे हैं और बाकी फिर श्रीलंका और फिर देखेंगे फाइनल। एग्जैक्टली, देखिए जी वो जैसे ही आए उन्हें चार्ज संभाला है तो उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल किए, उसके फ़ौरन बाद एजेंडा था उनका साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन्हें फिर 1-2 दिन के अंदर फ्लाई करना था इस ICC की मीटिंग के लिए, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इनकी शिरकत लाजमी थी वहाँ, तो वहाँ चले गए। फिर ACC की मीटिंग थी, ये आज सुबह ही वापस हैं पाकिस्तान, और मेरे अभी आज बात तो नहीं हुई इनसे क्या उधर इनके ड्यूरिंग द टेन्योर ओवर देयर, तो मैं इनसे कॉन्स्टेंटली इन टच था, उधर रब्ता में था, उनकी मीटिंग अच्छी हो रही थी। पहले तो उधर इंडियन क्रिकेट BCCI के जो सेक्रेटरी जनरल थे जय शाह, उन्हें इनको दावत दी, उन्हें कबूल की कि मैं आऊँगा एशिया कप से पहले पाकिस्तान का विजिट करूँगा, फिर इन्हें भी उनको कहा कि वर्ल्ड कप से पहले आए विजिट करें। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती है आने वाले दिनों में? क्योंकि कंसर्न तो उनको होना चाहिए, RSS उनको धमकियां दे। देखिए जी, हमारी तरफ से हमेशा हमने पॉजिटिव अपने सिग्नल्स भेजे हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट खेल लेते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है दुनिया के हर कोने में देखा जाता है, एंड पीपल वांट टू सी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट, बट उधर से हमें वो क्लियर सिग्नल नहीं आते, वो हमें नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं हमेशा वहाँ से, इंडिया की तरफ से, BCCI की तरफ से, जो इनका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, वो हमें पॉजिटिव सिग्नल कभी उन्होंने हमें दिए। अब जरा थोड़ा सा PCB में आपने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की फाइनेंशियल मैटर्स में भी, और तो उसका क्या नतीजा निकला? केसेस बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं कुछ? क्योंकि वो बड़ा एक बड़े आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, और ये भी बात हो रही है कि जनाब मिनिस्टर फॉर IPC उनके कुछ ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, और इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। नहीं, मेरे ज़ाती क्या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो हमने स्पेशल ऑर्डर भेजा है, बिठाया हुआ है, और वो ऑर्डर उनका होगा और सामने आ जाएगा। कोई टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, टारगेट किसी बात नहीं। ऑडिट हमारी मिनिस्ट्री का ऑडिट होता है जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मेरे मिनिस्ट्री के अंडर है, IPC के अंडर, उसका ऑडिट होता है, हमने नहीं कभी रोका। तो ये फिर क्यों इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है? अगेन पीछे से जो चलते आ रहे थे मामला, देखिए पीछे से जो है उनको कंसर्न, जाहिर बात है, बैठे थे, दे वर एंजॉयिंग द पोस्ट व्हेन दे वर रिमूव्ड, तो जाहिर बात है उनको अच्छा नहीं लगा कि वाई वी आर रिमूव्ड, और नई रजीम क्यों आई इधर PCB को टेक ओवर। वो तो रमीज राजा साहब को भी हुए थे कुछ, अगर आपको याद हो, उनके भी कोई कंसर्न्स थे ना, उन्होंने भी तो बहुत मजे किए थे, बड़ी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उनका भी वही उनके दौर का भी ऑडिट हो रहा है, जो अभी बाद में टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी आई थी, नजम सिटीज को हेड कर रहे थे, उसका ऑडिट भी हम करवा रहे हैं, स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। एक ऑडिट होता है कि स्पेशल ऑडिट, हमने स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट की कि इनका स्पेशल ऑडिट किया जाए।
तभी शायद तकलीफ है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट का जब नाम लिया जाता है तो फिर ज़रा परेशानी लोगों को। क्लीन तो क्लीन, अगर कोई अंदर कोई गड़बड़ की है तो सामने आ जाएगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना खादियाँ गाजरा टेढ़ो ना दे पीठ। बिल्कुल सही। थोड़ा सा अब ज़रा सियासत के ऊपर नज़र डालना चाहूँगा। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई दुबई में, और उस पर आप तो खैर पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम के सदर के तहफ़्फ़ुज़ात आए और उसके बाद फिर जरदारी साहब ने भी कोशिश की उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बात भी हो गई, लेकिन अभी तक भी मामला कुछ उनके सही नहीं हुए। आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पे आईपीपी जो आई है वो बड़ी कहती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही थी पिछले दिनों। जब जरदारी साहब भी लाहौर बैठे रहे तो लग रहा था मामला शायद पंजाब को अब दोबारा काबू करने के चक्कर में है, और अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी की बारी बनती है, और वो अब मतलब बारी इस तरह नहीं कि किसी से प्लेट में नहीं लेनी, बाकायदा उन्होंने इलेक्शन जीत के लेनी। लेकिन आईपीपी कुछ थोड़ा सा खतरा बन रही है जनूबी पंजाब, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेक्स पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब में। आई डोंट थिंक सो कि जी जो तरीन साहब की पार्टी है वो पीपल पार्टी के लिए कोई ख़तरा होगी। पीपल पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, और माशाल्लाह पीपल पार्टी के पास जो है विनिंग कैंडिडेट्स हैं और जो विन कर सकते हैं। और आईपीपी अभी नई पार्टी आई है, मेरे ख्याल में मुझे तो इतना कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा पीपल पार्टी के लिए आईपीपी से। जी किसी और पार्टी के लिए हो सकता, मतलब पीएमएलएन के लिए, क्योंकि पंजाब इज द मेन देखिए जी, ये इट इज़ बेसिकली ज़मीर साहब, ये जो बनी है पार्टी ये है तो उसकी इट वाज अ पार्ट ऑफ पीटीआई। तो पीटीआई से ये अलग होकर जितने मैं सारे अलग इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, एंड लेट्स सी इनमें। लेकिन इलेक्टेबल्स की कोशिश तो हो सकती थी ना, कि अगर वो छोड़ गए हैं पीटीआई को तो चलो पीपल्स पार्टी उनको लेने की कोशिश करती। तो वो एकदम अचानक 9 मई के बाद नई पार्टी बन गई और फिर मामला उस सूरत हाल में। कुछ आए हैं जी, इनके पीटीआई के कुछ मेंबर्स जो हैं, नॉट ओनली फ्रॉम आपके पंजाब बल्कि सिंध से भी। जमाली साहब कल मैं सुन रहा था आए हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान से जफरुल्लाह जमाली साहब ने ज्वाइन किया है, और बाकी ज्वाइन करें। कुछ केपी के से भी अनकरीब ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी को। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद पीटीआई तो जाहिर बात है वो फिर अपने ऑप्शन देखेंगे जिन्हें इलेक्शन लड़ना है। एंड एवरीबडी वांट्स टू बी विद द पार्टी, दे डोंट वांट टू कॉन्टेस्ट ऑन द आज़ाद फोरम पे, उन्हें लड़ना चाह रहे। तो हर कोई अपने जाहिर बात है हल्का अहबाब से, या उनके जो होते हैं लोग वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनसे मशवरा करके उसके बाद ही फैसला करते हैं। अब तो तकरीबन मामला तय पा गए हैं कि जी टाइम मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील हो जाएंगी असम्बलियाँ, यानी कि 1-2 दिन पहले 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे, और उस पर भी कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। कोई पीपल्स पार्टी के अंदर डिस्कशन के आने वाले दिनों में कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई ले दे कि जी चले यहाँ हम नहीं लड़ेंगे, जिसको सीट एडजस्टमेंट कहते हैं, या बाकायदा अलायंस, या फिर सोलो फ्लाइट, इसके हवाले से कोई कहीं पे कोई डिस्कशन? इट्स अभी तो कबल उस वक्त है, लेकिन जैसे आपको पता है कुछ कल या परसों में सुन रहा था, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि हम पंजाब की हर सीट पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने हर उस पर अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही है, उनका हक है, डेमोक्रेटिक पार्टी उनका हक है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी जी कि हमने अपने से कोई सीट एडजस्टमेंट की बात करनी है, या हमने जो है अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं हर सीट पे, साउथ पंजाब में और उधर अपर पंजाब में भी। तो वो तो लीडरशिप भी फैसला करेगी। लेकिन पीएमएलएन के अंदर थोड़ा सा खौफ सा नज़र आता है, क्योंकि कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क पहले ही शुरू कर दिया। पंजाब में जरदारी साहब जाके बैठ गए, मियां नवाज शरीफ साहब के आने में ताख़ीर हो रही है, उनकी भी अभी तक कोई डेट कंफर्म करने को तैयार नहीं हो रहा कि जी किस दिन आ रहे हैं। पहले 14 अगस्त थी, अभी वो भी कह रहे हैं कि नहीं। तो पीएमएलएन को जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी से हैं या आईपीपी से? आपको क्या लगता है बहैसियत सियासतदान, क्योंकि आप देखिए पीएमएलएन का अपना एक वोट बैंक है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, पीपल पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं सिटिंग ऑन द वॉल, वो देख रहे थे कि अभी कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी का जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है और लोग इसको ज़्यादा चाहत में हैं लोग, और लोग उसको वोट देंगे। देन दे डिसाइड द लास्ट मोमेंट कि आइदर वी शुड वोट फॉर पीपल पार्टी कैंडिडेट और वी शुड वोट फॉर पीएमएलएन कैंडिडेट। और उधर फिर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं कि हुज द विनिंग कैंडिडेट, कि भी किस कैंडिडेट का जो लोगों का आवाम का रुख है कि ये जीतेगा अगला इलेक्शन। तो इट मैटर्स ऑन द, कुछ लोग तो अनडिसाइडेड होते हैं इलेक्शन डे तक,
इलेक्शन दिन तक वन डिसाइड होते हैं कि किसको वोट डालने। सही है। डिसाइड ऑन द लास्ट मोमेंट व्हेन दे गो इन द पोलिंग स्टेशन कास्ट द वोट। वो तो वोटर्स हो गए, लेकिन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा था कि वो उनको क्या लगता है कि खासतौर पे इंडिपेंडेंट्स जो बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं माशाल्लाह इस वक्त जो ग्राफ है साउथ पंजाब में पीपल पार्टी का, इट इज़ ऑन अ पॉजिटिव वे जी। अच्छा जी, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? ये जो भी हालिया मीटिंग्स वगैरह हुई हैं या जो इलेक्शन जीता, एक बाय इलेक्शन देखिए मूसा गिलानी साहब ने? देखें, एक तो आप देखें मूसा गिलानी जो बाय इलेक्शन जीता और बड़े मार्जिन जीता, छोटी लीड भी नहीं थी कि बंदा बोले छोटी लीड है कि 5,000 की 4,000 की, बड़े मार्जिन जीता है। सो दैट शोज कि पीपल आर विलिंग टू वोट फॉर पाकिस्तान पीपल पार्टी कैंडिडेट। और साउथ पंजाब में स्पेशली जो फीलर्स आ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, दे वांट कि हम पीपल पार्टी कैंडिडेट को वोट करें। लेकिन ऐसा नहीं, उस वक्त एक फैक्टर है जो इस वक्त मौजूद है वो नहीं था, वो है जहांगीर खान तरीन साहब। और उनके मुतलिक बहुत मशहूर है कि जब उनका जहाज़ उड़ता है तो वो वोट भी उनको मिलता है, कैंडिडेट भी उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब आने वाले दिनों में मैं अगेन साउथ पंजाब की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां भी हैं जहांगीर खान तरीन साहब की, आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या आप अब भी, मैं मानता हूं कि उस वक्त बहुत ज़बरदस्त हवा चली थी पीपल्स पार्टी की, जितना अरसा जरदारी साहब लाहौर में या पंजाब में बैठे रहे उस वक्त भी लग रहा था कि जी, लेकिन 9 मई के बाद IPP का बन जाना और वो फिर जहांगीर खान तरीन का अगेन उसको लीड करना और फिर उनके साथ बड़े बड़े ATMs भी हैं। देखिए जी, ATM से काम नहीं चलता। लोग जो वोट है वो ATM से नहीं देते। जो उनका जहाज़ चला था, वो जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे उनको फिर उन्होंने शमूलियत करी थी PTI के अंदर। सही। अभी जनरल इलेक्शन है जी, जनरल इलेक्शन में यहाँ ना इधर आपका ATM नहीं चलता या जहाँ जहाज़ नहीं चलता, यहाँ आपके जो मेन होता है वो होता है वोटर, आपके किसको वोट देंगे। तो ये भी नई पार्टी है, मैं इस पर कबल वक्त है कि इस पर क्या बात की जाए कि इनका क्या मंशूर है, और अभी तक इनका मंशूर भी नहीं आया सामने। और एक ये जो है अपना साउथ पंजाब में क्या डिलीवर करेंगे, इनके साथ कौन से विनिंग कैंडिडेट्स हैं। तो हमारे पीपल पार्टी को तो मंशूर वेरी क्लियर है पहले दिन से कि साउथ पंजाब एक अलग सराय की सूबा बनाया जाए। वो तो उन्होंने भी कहा है, जहांगीर खान तरीन साहब ने भी कहा है कि उसके ऊपर फौरी काम किया जाएगा और वो मुल्क की तरक्की में काम मतलब। लेकिन अब थोड़ा सा चलें KP, क्योंकि बड़े अरसे से KP में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन अब परवेज़ खटक साहब ने एक नई पार्टी बना दी है, तो इनके साथ अलायंस में जाएंगे या पीपल्स पार्टी क्या लग क्या रहा है? क्योंकि वो भी तो मेरे ख्याल में एक ज़माने में करीब रहे हैं पीपल्स पार्टी के। करीब नहीं, बल्कि पीपल पार्टी के वजीर रहे हैं। सही। तो मैं अर्ज़ करता हूँ जी, इट्स काफ़ी आज ही उन्हें ऐलान किया, और जैसे कि आपने खुद ही पहले अपने इंट्रो में कहा कि जी 57 कुछ मेंबर्स उनके साथ हैं, एंड कुछ ने कह दिया कि हमारे नाम गलत, कुछ ने कहा कि हमारे नाम गलत कोट हुए हैं, कुछ ने कहा कि जी हम अभी उनके साथ नहीं, हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। सो इट्स टू अर्ली टू से फॉर खटक साहब की उनकी पार्टी कितनी स्ट्रांग होती है या क्या मंशूर लेके आती है, क्योंकि ये भी तो PTI से ब्रेक हुए है ना जी। PTI से ब्रेक हुए है, बिल्कुल। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कहा यह जाता है कि PTI जो है वो वैसे तो आज परवेज़ खटक साहब ने भी कह दिया कि जनाब PTI जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है, तो लेकिन स्ट्रीट पे वोटर नज़र आता है, वोट बैंक है। आपको जिस तरह इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा, बिहाइंड द बार्स होंगे, आपको क्या लगता है कि किधर जो है वो, क्योंकि अभी हवा तो है, कहते हैं कि यंग वोटर है, उनका सपोर्टर है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट जरदारी साहब का एक बयान था, आप इसको पार्टी समझते, हम इसको पार्टी नहीं समझते। अच्छा, PTI इज नॉट अ पार्टी एनीमोर। अब नहीं है या पहले भी नहीं थी? पहले भी नहीं थी। तो पहले फिर कमाल है, 4.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे चेयरमैन PTI साहब, पार्टी थी उनकी तो वो बने। बस जो लेके आए थे बस, फिर अब समझो खुद ही। अच्छा चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेचर की बात हो रही है, अब हवा ऐसी लग रही है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा कंफर्टेबल होगी PMLN में, अगर उनके वोट ज़्यादा आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब, और कहा यह जाता है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे।
तो पीपल्स पार्टी इन केस अगर जो भी पार्टी ज़्यादा नंबर लेके जाएगी, हुकूमत उसने बनाना है, तो क्या फ्यूचर में भी कोई अलायंस हो सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के लिए? लेट्स सी जी, जब इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या कितनी आती है, किस पार्टी को कितनी मेजॉरिटी मिलती है, कितनी सीट्स मिलती हैं, ये तो उस वक्त उस टाइम पे पता चलेगा जब टाइम इलेक्शन हो जाएंगे और कितने आपकी पार्टी सीट्स लेके आती है। वो देन वन कुड नॉट, पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मज़ारी साहब आपके वक्त का, और मैं स्पेशली माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन 92 न्यूज़ एंड यू आर माय फर्स्ट गेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चला आपसे फिर भी रहेगी मुलाकात और प्रोग्राम में आपको इनवाइट करते रहेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ होंगे राना एहसान साहब और फैसलाबाद के यंग लीडर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, वो होंगे। कफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना कफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर रहनुमा JUIFA। और लास्ट सेगमेंट में हम आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उस पर भी बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हों। अब तक अगेन वंस अगेन एहसान मज़ारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर लीडर हैं JUIF के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कफ़ायतुल्लाह साहब, आपसे बात शुरू करना चाहूँगा। आज परवेज़ खटक साहब ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया और उन्होंने उसका नाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी थी, उसके अलावा तो मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन एक मुझे याद पड़ता है, आपने हमें मेरे एक प्रोग्राम में मुझे बताया था कि बहुत सारे PTI के लोग आप लोगों से भी राब्ते कर रहे थे, और तकरीबन 25-26, लेकिन इनका क्लेम यह है कि 57 लोगों ने आज हमायत की है परवेज खटक साहब की नई पार्टी की, और उन्होंने आज ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दम तोड़ गई हुई है। एक तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, और क्या आप बाकी जो रह गए हैं कुछ आप लोगों के पास भी आएंगे, और ये परवेज खटक साहब की अपनी पार्टी KP में कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है JUIFA और दीगर जमातों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका 92 आने को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप एक बासलाहियत इनकर पर्सन है, और आपकी वजह से अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आपने जो सवाल किया है कि परवेज खटक साहब की जमात का, तो परवेज खटक साहब की जमात का क्या बयानिया होगा, मुझे तो समझ नहीं आती। हर एक आदमी को इख्तियार हासिल है कि वो अपने लिए पार्टी चूज करे और पार्टी बनाए, यह आईनी हक होता है बुनियादी। लेकिन उनका बयानिया क्या होगा? अगर वो कहते हैं कि हमारा बयानिया ये है कि गलत था, तो फिर तो ये उस जुर्म में शरीक है, और अगर ये कहते हैं कि ठीक था, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आप उससे अलग क्यों हो गए? अब लोग तो तकसीम है पार्टियों के अंदर। इन लोगों ने अपने दौर हुकूमत में इन पार्टियों को इतना बुरा भला कहा है कि वहाँ तो एडजस्ट होना उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो PTI का वोटर है वो के साथ जाएगा, या से जो लोग भाग गए उनके साथ जाएगा? तो जाहिर है सख्ती में ये लोग तो खड़े नहीं हो सके अपने चेयरमैन के साथ, तो ये उनका नेगेटिव पॉइंट है, तो लोग इससे तो नफरत करेंगे। अब वो लोग कितना अपने आप को बचा सकेंगे और सीटें ले आएंगे, इसका ताल्लुक तो खालिसतन उस नतीजे के वक्त से है। लेकिन जो आम तासुर है वो ये है कि ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। तो ये सूरत हाल है। आपने फरमाया कि इनका आपसे रब्ता था, बिल्कुल रब्ता था।
लेकिन चूंकि हमारी नजरियाती जमात है और नजरियाती जमात के अंदर पैराशूटर के लिए बहुत कम स्पेस मौजूद होता है बाहर के लोगों को सियासी खाना बदोशों के लिए, तो इसलिए तो हमारी उनसे यानी इस तरह की बात हुई। दूसरी बात ये कि तमाम लोगों को एडजस्ट करना किसी पार्टी में ये इनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब आपका अगला सवाल ये थे कि आप कितने मुतासर होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतासर नहीं होंगे। हमारे उनके हल्के अलग अलग है, हमारे उनकी तरह सियासत अलग अलग है, तो हमारा वोटर उनसे मुतासर नहीं हो। बिल्कुल सही। लेकिन किफायतुल्लाह साहब, एक देखें साबिक वजीर आला केपी महमूद खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो वो बड़े भारी नाम हैं और अभी अगर 57 का अनाउंस किया, कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं हम नहीं हैं इसमें, चलें वो 5-6 होंगे तो अगर 50-52 के करीब हैं। आने वाले दिनों में अगर ज्यादा इलेक्टेबल्स इनके साथ जाते हैं तो फिर कुछ लगेगा कि नहीं, मतलब क्योंकि इलेक्टेबल्स का जाना तो खतरे की घंटी हो सकती है ना। चलें अगर कोई मतलब है उस वक्त 2018 में हादसाती तौर पर बन गया था, यहाँ 2013 में, क्योंकि 2013 से 2022 तक तो इनकी हुकूमत रही है जनवरी तक के पीटीआई की केपी में। मैं दो बातें बताता हूँ। एक तो अरबी का एक शेर है इसके जवाब में, वसौफ तरा इज़न का शफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिक अम खुमारू। बहुत सारी धूल होती है, धूल के बाद पता चलता है कि आपके पास क्या है। तो अभी कुछ अर्से पहले बहुत शोर था इस्तेकाम पार्टी का, अब क्या हाल है, तो कुछ दिन के बाद इनका भी यही हाल होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पहले से इनके दरमियान ग्रुपबंदी चली आ रही थी, तो ये दोबारा बनना चाहते थे परवेज खटक साहब वजीर आला, तो उनको वो दूसरा ग्रुप नहीं मान रहा था जिसको लीड करते हैं असद कैसर साहब या वो लीड करते हैं मुराद सईद साहब, वो लोग इनको दोबारा पसंद नहीं करते थे। तो फिर इन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं नहीं हूं तो अगला आदमी मेरा नामजद करता होगा। तो महमूद खान इनके नामजद करदा वजीर आला थे, तो महमूद खान के कम थे, इनके ज्यादा थे, तो इनके साथ आ जाना वही बात है। क्योंकि ग्रुपिंग तो उनके अंदर थी और ये पीटीआई के सूबाई सदर भी थे, तो इनके हाथ इतनी मतलब कोई 36 नहीं हमारे यहाँ से ज़हनी नहीं है। वाज़ेह तौर पर मुफ्ती साहब आपका ख्याल है कि JUIFA को मतलब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप साहब की जो पार्टी है उसको कोई परेशानी नहीं है? न परेशानी है और न इनकी जरूरत है, ये शौक से अपना इलेक्शन खेलें और इंशाल्लाह इनकी जरूरत है। सही, चलें मैं जाऊंगा जरा राना एहसान अफजल, मट्टी की जमात है। सही राना एहसान अफजल साहब, एक नई पार्टी पहले IPP बनी 9 मई के बाद, अब फिर परवेज खटक साहब ने भी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और KP में आपके मामलात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। JUI के जो गवर्नर हैं उनके मामलात को लेकर वो पिछले दिनों से काफ़ी कुछ सख्त, फिर ANP भी JUI के जो गवर्नर हैं उनके खिलाफ महाज बना के खड़े हो गए। अब ये KP में एक नया जो है नई पार्टी आ गई है परवेज खटक साहब की। अगर नंबर 50-52 है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा तो PMLN के तो पहले ही कुछ काफ़ी हालात ख़राब हैं। आपकी जो वहाँ पे नामजद जो लीडरशिप थी उनके दरमियान में भी आपस में बहुत टसल नज़र आती रही। अमीर मुकाम और वो जो साबिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं आपके PMLN के KP में, तो अब आपको क्या लगता है कि ये क्या डेंट डालेगा परवेज खटक साहब की नई पार्टी, और ये क्या सिर्फ और सिर्फ रहेगी महदूद KP में या ये शायद कहीं बाहर भी निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़मीर साहब मुबारक हो, आपने 92 को ज्वाइन किया और मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नात, आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखें, बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये इसलिए बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि पंजाब में तो मेजॉरिटी PMLN ने ली थी और फिर जहाज ने काम दिखाया और वहां तो डिसइंटीग्रेशन हुई क्योंकि यहाँ उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये तो होम ग्राउंड के अंदर PTI की डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई है
और इसका ये मतलब है कि जो इनका गढ़ था, केपी के गढ़ माना जाता है पीटीआई का, वहां के जो मेजॉरिटी कह लें कि साबिक पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज हैं, वो फ्यूचर नहीं देख रहे पीटीआई के अंदर, और वो इकट्ठे हो गए परवेज खट्टर की छतरी के नीचे और उन्होंने पीटीआई से अलहदगी का इख्तियार कर लिया। तो ये बहुत बड़ा डेंट है पीटीआई को, उनके मुस्तकबिल में सियासत को, और खास करके एक जो गढ़ समझा जाता था वहां डिसइंटीग्रेशन पीटीआई की शुरू हो गई है। डेफिनेटली इसका जो फायदा है वो पीटीआई को तो नहीं होगा, पीटीआई को तो नुकसान पहुंचेगा, जो बाकी दीगर जमातें वहां मौजूद हैं उनको जरूर बेनिफिट होगा। क्या वो मुकम्मल वोट, क्योंकि उनका वोट बैंक तो जितना है जैसा है वहां खड़ा है, लेकिन अगर किसी का वोट बैंक डिसइंटीग्रेट हुआ है तो वो पीटीआई का हुआ है। अब वो कितना तोड़ेंगे परवेज खट्टर साहब पीटीआई का वोट बैंक, बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तकसीम होगा पीटीआई का। सही जी सही। राना एहसान अब्दुल साहब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि परवेज खट्टर साहब के हम पिछले 2-3 रोज से सुन रहे थे कि पीएमएलएन की क़यादत से राब्ते करने की कोशिश थी या हुए भी थे, मामला क्यों नहीं आगे बढ़े? हो सकता है ये आज नई जमात जो है 57 के 57 लोग या जितने भी 50-52 परवेज खट्टर साहब की क़यादत में पीएमएलएन को ज्वाइन कर चुके होते। तो एक तो क्या वजह हुई कि ये मामला जो है सर नहीं चढ़ सका, और दूसरा ये कि पीटीआई के मुतल्लिक जो आज परवेज खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी स्ट्रांग है। उन्होंने कहा पीटीआई का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। आर यू रेडी टू बाय दिस? क्योंकि अभी तक तो हमें लगता है कि चलें बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके निकल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वोट बैंक है यूथ का, जो 18 से 30-35 साल की उम्र का वोटर है, वो अभी भी उनके साथ है। तो मुकम्मल खात्मे की, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट? नहीं, मैं समझता हूं ये भी आखिरी महाज है पीटीआई की सोशल मीडिया का कि वो ऐसा प्रोपेगेंडा जारी रखें कि बड़ी पॉपुलर है जमात आज भी, उसका वोट बैंक नहीं टूटा, लेकिन यहां तो कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। बल्कि जो पुराने बुर्ज थे वो तो भाग गए हैं, वो तो कहीं नजर नहीं आते, वो तो मुख्तलिफ जमातों के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो मिथ है कि पीटीआई आज भी पॉपुलर है, ये भी बिल्कुल गर्क हो जाएगी आने वाले टाइम में। कोई पीटीआई पॉपुलर नहीं है, इनके पास तो अब कैंडिडेट्स नहीं है, और जिस तरह के ये कैंडिडेट्स लाएंगे वो अननोन किस्म के, मेरा नहीं ख्याल कोई अब इस जमात के साथ खड़ा होगा। आज भी वो उसी प्रोपेगेंडा के ऊपर खड़े हैं जो जिसके अंदर कोई हक और सच की बात नहीं है। का डेली जो बयान है वो जाली अफवाहों के ऊपर और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही बेस्ड है, तो मैं नहीं समझता कि उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है। दूसरा देखें, पीएमएलएन से तो पीटीआई का बिल्कुल एक मुकाबला ही रहा है, और अटैक अगर किसी ने किया है फेक प्रोपेगेंडा के जरिए वो पीटीआई ने पीएमएलएन को ही किया। तो यहां जो मिलाप था ये कि पीटीआई के लोग जो हैं वो पीएमएलएन में आ जाएंगे, वो मुश्किल है, लेकिन हमारी जमात जो है इंशाल्लाह ताला वहां भी अपनी काविश जारी रखी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफी लोग जो है वो, हम काफी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े करेंगे, और बेहतर रिजल्ट जो है वो केपीके से पीएमएलएन जो है वो लेके दिखाएगी। राना साहब, मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन। 2 इश्यूज पर जेयूआई फे के तहफुजात सामने आए। एक तो दुबई मीटिंग में, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब शायद कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एतमाद में ले लिया। दूसरा, जेयूआई के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक, ना सिर्फ पीएमएलएन बल्कि एएनपी, और ये पीडीएम का हिस्सा, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो पीडीएम के साथ अलायंस में है। तो ये क्या इश्यूज जो हैं एड्रेस हो गए हैं, क्योंकि सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के? देखिए, बिल्कुल एएनपी और जेयूआईएफ के जो मामलात हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, और जो जाहिर सी बात है कोलिशन के अंदर फ्रिक्शन होती है, तो इसके ऊपर तो जो है ये मामलात तो सेटल हो गए हैं। बाकी जो दुबई की बात है, देखिए दुबई में कोई ये ऑर्गेनाइज ट्रिप नहीं था कि वहां जाके जरदारी साहब से और बिलावल से जो है वो मियां नवाज शरीफ और मरियम की मुलाकात होंगी। ये एक कोइंसिडेंस था कि वो भी वहां मौजूद थे, और मियां नवाज शरीफ का तो पहले से ही ट्रिप जो था वो प्लान था।
तो वहां जो बातें हुई वो कोई पीडीएम को कॉल नहीं दी गई थी या पीडीएम लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। दो पार्टीज के लीडर्स आपस में मिले और जो तहफ्फुज़ात जिनका मुजाहरा किया मौलाना साहब ने, वो फिर डेफिनेटली क्योंकि वो हमारे लिए मोहतरम है तो हम उनके साथ बैठे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बैठे, मियां साहब का भी राब्ता हुआ, तो वो मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। कोई ऐसी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जहां तक मुशावरत की बात है, वो जो ड्यू मुशावरत है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नाम किसके तजवीज किए जाएंगे, वो सारे मामलात जो हैं वो कोalition के हर पार्टी के जो उसका हिस्सा है कोalition का, उनके साथ मिलके होंगे और वहां कोई ऐसी जो है वो चीजों को स्किप नहीं किया जाएगा। और फिर राजा रियाज साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, राजा रियाज साहब के साथ मीनिंगफुल डिस्कशन होगी एज एनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? उनके साथ हमेशा मीनिंगफुल ही डिस्कशन होती है, अगर आप मेरा मतलब समझ जाएं। उनके साथ वैसे आपने सुना है, इतलात हैं राणा साहब, राणा एहसान अफजल खान साहब, कि आपने शायद कोई कुर्बानी दी है राजा रियाज साहब के हक में। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। कोई कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि जब इंतखाबात करीब आते जाएंगे। ले अब चले, अच्छा चले आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, कंसर्न्स जितने आपके तहफ्फुज़ात थे JUIFA के, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन उनका मशावरती इजलास भी जारी रहा, आउटकम क्या निकला? एक तो क्या सोलो फ्लाइट इंडिपेंडेंट, और KP के ऊपर बहुत गहरी नजर रखी हुई थी मौलाना साहब ने कि आइंदा इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो JUIFA का होगा, और हम जिनसे भी बात करते थे बड़े होपफुल थे। अब आपको आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल लगती है? देखें, जो हमारी शिकायत थी वो मुखालिफत और इख्तिलाफ की बुनियाद पर नहीं थी, वो रवैये की शिकायत थी। और रवैये की शिकायत तो होती रहती है, तो भाइयों सगे भाइयों के अंदर भी हो जाती है। तो इस तरह कोई सच कोई दूरी नहीं थी। लेकिन एक सियासी लोग हैं हम, सियासी एक फैसला अगर होने लगा है दुबई में और हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो उसका क्या जरूरी था, वो आपने कह दिया। अब आप इसको अंदाजा लगाएं कि हम ये नहीं कहते कि हमसे पूछ कर बात करें, नहीं, आपका इख्तियार है। और हम ये भी नहीं कहते हमसे मशवरा करके बात करें। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें एतमाद में लेते। एतमाद में लेने का माना ये कि मैं अभी राना एहसान साहब को कहता हूँ कि मैं लाहौर आऊँगा, फलां लोगों से मुलाकातें होंगी, तो ये एतमाद में लेना होता है। तो इस तरह की शिकायत थी। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार हैं, बात को समझते हैं, उन्होंने मौके से पहले ही मुफ्ती साहब, राना एहसान, मुफ्ती साहब मुलाकात भी हो गई, सही राब्ते भी हो गए। तो मेरे ख्याल में अब ऐसी कोई शिकायत बाकी नहीं है। इंशाअल्लाह हम पहले भी साथ थे और इसी में टूटने के आखिरी दिन तक भी साथ रहेंगे, और आइंदा भी अगर हमारी जरूरत से उनको कोई फायदा होने लगा तो हम वो भी देंगे, अपने वोट जाहिर नहीं करेंगे। अगर कहीं हमारा उम्मीदवार नहीं जीत सकता हो गवर्नर, तो फिर हम तरजीहन जिस दूसरी पार्टी को मुफ्ती साहब वोट दिलवाएंगे, तो कानूनी है, हमारे उनके दरमियान कुर्बतें बढ़ी है और बहुत सख्त तहरीक में हम साथ रहे हैं। तो तहरीक में साथ रहना मुश्किल होता है, ताकतवर लोगों का दबाव होता है, जबर भी होता है। राना एहसान अफजल साहब, चलें, ये मामला तो हो गए। अब मुझे बताएं, केयर टेकर सेटअप के लिए जो है बाकायदा तौर पर मशावरत शुरू हो चुकी हुई है, और दूसरा ये कि आज हम सुन रहे थे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं MQM के, उनके बहुत ज़्यादा एकदम तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ख़त्म होने से पहले हमारे जितने भी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करें। अब टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, तो किस तरह करेंगे एड्रेस उनके तहफ़्फ़ुज़ात? और आने वाले दिनों में MQM जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इलेक्शंस के बाद, क्योंकि आपने देखा कि 2018 में, उससे पहले भी MQM जहाँ जाती है वो हुकूमत के साथ जाती है तो हुकूमत बनती है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे एड्रेस होंगे? अभी भी वो कह रहे हैं कि जी जो डिलिमिटेशंस हैं वो उसका मामला हल्का बंदियों का, फिर सेंसस के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर उनका ये ख्याल है कि MQM लंदन को बाकायदा जो है हवा दी जा रही है। तो वो तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से हमने ये तमाम मामलात पर जो है वो मतलब एड्रेस करवाने की अपील की है दोबारा आज।
देखें, जो उनके इश्यूज रेज होते रहे, खास करके सेंसस के मामले के ऊपर और ये जो डीलिमिटेशन है हलकों की, हल्का बंदी के ऊपर, वो साथ साथ उनके कंसर्न जो हैं वो कमेटीज भी बनाई गई, वो उनको दूर करने की भी कोशिश की गई। और आगे भी जो टाइम बचा है उनमें हम उनकी कंसर्न्स को ना खाली सिर्फ सुनेंगे बल्कि कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर कंसर्न्स उनके पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो बाकी जहां तक देखें ये है बात कि लंदन, MQM लंदन को भी एक्टिव किया जा रहा है, तो वो हमारी तरफ से तो ऐसी कोई जो है वो काविश नहीं है और ना ऐसी कोई कोशिश है। अगर वो खुद वहां एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो उनका अपना प्रोगेटिव है, लेकिन इसकी ऊपर उनका जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मेरे ख्याल से वो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। लेकिन अब वाकई बाकी कम टाइम रह गया, अब तो रैप अप है और अब तो चीजें जो है रैप अप है। सही, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट को मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब से ले लूं। मुफ्ती साहब, मामला ये था कि KP गवर्नर के हवाले से ANP, उनकी भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई, PMLN की तरफ से भी। तो राना एहसान साहब का ख्याल है कि वो मामला ठीक हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि वो मामला ठीक हो गए हैं या अभी तक? क्योंकि सुनने में ये आया था कि JUIFA के जो कल और आज जो इजलास जारी रहे उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ था। नहीं, मामला तो हल हो गए, ऐसा कोई बात थी नहीं उनको, क्योंकि वहाँ हमारा जो वजीर आला नामजद है निगरान, वो जरा धीमे अंदाज के आदमी है और मीडिया में बहुत कम आते हैं और मुतहर्रिक नहीं है, और हमारा जो गवर्नर है वो ज्यादा मुतहर्रिक है। तो लोग ये समझ बैठे हैं कि सारा काम गवर्नर कर दे, हालांकि वो तो आईनी सरबराह कोई की पोस्ट पर पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरह की शिकायतें पैदा हुई और जब हम मिल बैठे तो पता चला कि उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। तो हमारे ANP के दोस्तों ने भी और दीगर दोस्तों ने भी इस मामले को ठंडा कर दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और मेन जो उस पर एम्फेसिस था वो ये था कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में फौज की मावनत जो है वो बाकायदा वो जारी रहेगी और फुल फ्लेज सपोर्ट का दोबारा आज अज़म किया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे। इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया वो ये था कि पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल को सामने रखते हुए उसकी मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मावनत फराहम की जाएगी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। और आपको मालूम है पिछले कुछ दिन पहले फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनी और उसके हवाले से भी आज डिटेल ब्रीफिंग दी गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। ज़राअत के शोबे पर सबसे ज्यादा जोर, मादनियात के शोबे पर और फिर दिफाई पैदावार के शोबों पर भी जोर दिया गया। ब्रिगेडियर साहब, सवाल मेरा यह है कि आपको अगर एक ताकतवर मुल्क बनना है, यकीनन सियासी इस्तेहकाम तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा उसके लिए मौशी इस्तेहकाम जरूरी है। पहले भी एफर्ट्स देखी हमने अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तरफ से, जो साबिक आर्मी चीफ रहे उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इस दफा लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न्स भी हैं और जोर भी दिया जा रहा है कि हमें खासतौर पर जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसमें जो है कंप्रोमाइज नहीं करना, और इसलिए ज़राअत के शोबे पर भी जोर दिया जा रहा है और दीगर शोबों पर भी। तो आपको क्या लगता है कि ये काम तो यकीनन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स या सिविल हुकूमत के करने के होते हैं, तो अब इसमें कोई तकवीयत हमें मिलेगी, हमें नजर आती, कोई होप नजर आ रही है कि मुआशी बहरान से निकल सकेंगे? देखें मीर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, खास तौर पे जो दो शोबों के ऊपर। एक तो पहले ज़ाहिर उन्होंने शोहदा के बारे में बड़ी बात की है, उसके बाद दहशतगर्दी की बात भी हुई, लेकिन कोर कमांडर को अप्राइज किया कि जो उन्होंने दो इनिशिएटिव लिए चीफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर ने। नंबर 1 इनिशिएटिव ये है कि जो उन्होंने कहा स्पेशल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंसिल
बनाई है, जिसमें वन विंडो होगा और जितनी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से उनको फैसिलिटेट करेंगे, और उसमें ज़्यादा जोर जो होगा वो ज़राअत पर होगा। उसके बाद उन्होंने IT की बात की है, फिर मिनरल एंड माइंस की बात की है, और उसके बाद लास्ट में दफाई ज़रूरियात के मुताबिक दफाई प्रोडक्शन में और फूड सिक्योरिटी की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और ताकि इन्वेस्टमेंट आए सिक्योर। और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी बाहर के लोगों ने, दे ट्रस्ट मोर चीफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं। उसके बाद जो कमिटमेंट होती है फौज की वो हमेशा ऑनर की जाती है। दे सेड कि जी वी वांट यू शुड बी पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ ने बैठ के ये एक डिसाइड किया। नंबर 2 जो बात है वो एक आपने देखा होगा कि एक आदमी ने एक और इनिशिएटिव किया है, रिक्लेम्ड लैंड, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको रिक्लेम करने के लिए। उसमें भी उन्होंने एक बनाई है लैंड इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम, उसमें आपने बनाई एक अथॉरिटी बनाई है जिसमें 2 स्टार मेजर जनरल होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, और 44 लाख लैंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड को वो कन्वर्ट करेंगे कल्टिवेटेड लैंड के अंदर, और जब तैयारी करके सब सेट करके फिर वो छोटे किसानों को बांट देंगे। एक इंप्रेशन जो बनने के पता नहीं फौज क्यों कर रही है, फौज सिर्फ हुकूमत की मदद कर रही है ताकि वो जो नेशन बिल्डिंग के अंदर, इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर फौज अपना हिस्सा डाल सके। क्योंकि जाहिर है कि इतनी ज़्यादा फौज है हमारे माशाल्लाह 6-7 लाख फौज है, और उसमें अगर लोग जाके पढ़ी देते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, उसमें जाहिर है कि और लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है। ये बहुत नाइस इनिशिएटिव है। इसमें यील्ड बढ़ाएंगे, जिस तरह गंदम की यील्ड 70 मौन तक जाने का इरादा है, इसी तरह कॉटन की यील्ड बढ़ाएंगे, Exactly. बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्विकली ब्रिगेडियर साहब क्विकली वेरी ब्रीफ कमेंट, अभी ये जो हालिया नई दहशतगर्दी की लहर आई है खासतौर पे बलूचिस्तान में, इसके ऊपर भी आज बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई है और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की, तो इस पर क्या पेशरफ्त आपको नजर आती है, क्योंकि ये एक दफा फिर सर उठा रही है? देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया, कोयटा गए थे, अभी वो ईरान भी इसीलिए गए हैं, वहां जाके उन्होंने, ताकि ईरान और पाकिस्तान दोनों स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान इशूज के ऊपर, तो उनसे मुज़ाकरात किए ताकि दोनों मुल्क मिल के अफगानिस्तान में प्रेशर डालें कि मुल्क से टेररिज्म खत्म करें, जो इनका एरिया इस्तेमाल होता है टेररिज्म के लिए दूसरे मुल्कों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, वो खत्म हो, उनको बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।